कुछ हद तक अंजना ओम कश्यप भी ठीक हैं और काफ़ी हद तक गलत भी हैं। तो एक चीज़ और बता दूं कि व्यूअरशिप से अच्छा टीचर डिसाइड नहीं होता है। मेरा विरोध क्यों होता है? मेरा विरोध कहाँ होता है? स्टडी मटेरियल बेच दिया, उसके बाद 7 दिन बाद पता चलता है कि नीट तो कैंसिल हो गया है, वापस देना है। वो बच्चा बताओ कितना दुखी हो गया। वो 2024 में भी कहीं ना कहीं पेपर लीक था, 25 में भी जैसे भीमाल परिवार की बातें आ रही हैं, उन्होंने सिलेक्शन करवाए हैं तो वो लीक ही था कहीं ना कहीं, और 26 में तो पूरा रीनीट हो ही रहा है। कोटा शिखर की कहानियाँ, कोई ड्रग्स ले रहे हैं बच्चे, कोई नशे पते में है। अब किसी कोचिंग में 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप भी समझते हो कि 1 लाख बच्चों की पर्सनल केयरिंग तो नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें हमें प्लस बनाती हैं, और इसी की वजह है कि अभी जो रिजल्ट आया है उसके अंदर 161वीं रैंक जनरल के अंदर EWS कैटेगरी के अंदर आई है। तो 161 रैंक आना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जेई एडवांस जैसे एग्जाम के अंदर, जहाँ 14 लाख बच्चे बैठते हैं और उनमें से 161 की रैंक आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो ये बहुत सम्मान की बात मानता हूँ हमारे चिड़ावा और झुंझुनू के लिए। AI का भी हम यूज करते हैं इसके अंदर। ऋषभ जो बच्चा है उसके घर पे आज भी पक्का मकान नहीं है। सबसे ज़्यादा हो, जैसे अभी 80-85 बच्चे लगभग हमारे बैठे थे एग्जाम के अंदर, उसमें से 23 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए जेई एडवांस में। ये सिलेक्शन रेशियो आपको कोटा शिखर की किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में भी नहीं मिलने वाला है। देखो MD स्कूल जो है हमारा, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि लगातार फर्स्ट मेरिट हमने, स्टेट मेरिट फर्स्ट, स्टेट मेरिट सेकंड, स्टेट मेरिट थर्ड, ये सब हम दे चुके हैं। साइंस के अंदर शेखावाटी टॉपर, झुंझुनू जिला टॉपर तो कई बार ही दिए हैं। आपको बताऊं कि हर साल हमारी सीट फुल हो जाती है और हमें एडमिशन्स के लिए मना करना पड़ता है उस एट तक की स्कूल के अंदर, MD लिटिल फ्लावर के अंदर। पूरे राजस्थान में आप घूमे आओ जी, आपको हर गवर्नमेंट स्कूल में झुंझुनू जिले का टीचर मिलेगा। वो टैलेंटेड बच्चे हमारे झुंझुनू जिले में हैं, और आने वाले दिनों में चिड़ावा भी शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। हमारा स्पेशल कार्यक्रम पॉडकास्ट में आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे, उनका नाम चिड़ावा में मेरिट वाले टीचर, डायरेक्टर, या फिर ये कहा जाए कि MDCL, जो कहीं ना कहीं बच्चों को मेरिट में लाने के लिए, सिलेक्शन के लिए एक फैक्ट्री के रूप में जान और पहचान बना चुकी है। हमारे साथ सुनील डांगी सर हैं, जिन्हें आप लोग जानते होंगे। इनका स्वागत करते हैं और इनसे आज सवाल जवाब करेंगे कि आखिर चिड़ावा में एजुकेशन हब बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, और JEE एडवांस 2026 का जो परीक्षा परिणाम आया उसमें भी MDCL का शानदार प्रदर्शन रहा है, उस पर भी लेकर बात करेंगे और काफ़ी बिंदुओं पर आप बात करेंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा, काफ़ी आकर्षक होने वाली है ये बातचीत। स्वागत है आपका सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। सर, MDCL की स्थापना करने के पीछे कारण क्या रहा? क्योंकि MD ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो स्कूल जो संचालित हो रही थी वो काफ़ी, उसने भी अच्छे कीर्तिमान कर रखे हैं। ये सोच कहाँ से आई कि एक अलग से ही बिल्डिंग बनाकर MDCL शुरू किया जाए? देखो, MD स्कूल जो हमने 2015 में स्थापित किया था, तो एजुकेशन के अंदर चिड़ावा में हमें लगा कि कुछ गैप्स हैं तो उनको फिलअप किया जाए, और वो गैप्स फिलअप करते हुए हमने MD स्कूल के अंदर टॉप स्टेट मेरिट फर्स्ट, स्टेट मेरिट सेकेंड, स्टेट मेरिट थर्ड, ये रैंक्स हमने दी स्कूलिंग के अंदर पिछले 10 साल के अंदर, और भी बहुत अच्छे रैंक्स आए, शेखावाटी टॉपर वगैरह। अब उसके बाद लगा कि कहीं ना कहीं बच्चों को, अपने जो बच्चे हैं वो कोटा जाते हैं, शिखर जाते हैं, बहुत फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर होता है। तो उसके पीछे सोच ये रही कि इन बच्चों को यदि घर पे रह करके, घर का खान पान करते हुए एक अच्छा एजुकेशन मिल जाए, और JEE और नीट जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी अपने बच्चे सेलेक्ट होने लग जाएं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बच्चा घर पे रह करके, बाहर बच्चा जाता है तो ऑब्वियसली एक डर रहता है माता पिता के मन में कि बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चे को JEE नीट करवाने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन बच्चा मूल रूप में तो अपने पास वापस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अपने को। आज हम सुनते हैं कि कोटा शिखर की कहानियाँ, कोई ड्रग्स ले रहे हैं बच्चे, कोई नशे पते में है, सिलेक्शंस भी होते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो डर नहीं रहेगा। और घर का खान पान रहते हुए, पेरेंट्स की गाइडेंस में रहते हुए बच्चा सिलेक्शन ले लेता है, कम खर्चे में सिलेक्शन ले लेता है। बाहर बच्चा जाता है तो मैं आपको बताऊं लगभग 3-4 लाख रुपए साल के खर्च होते हैं।
तो बच्चा 2 साल 3 साल रहता है तो वहाँ 8 से 12 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एक बच्चे के। और वो खर्चा करने के बाद यदि सिलेक्शन नहीं ले पाता है बच्चा, तो पेरेंट्स की भी सिचुएशन बड़ी दिक्कत वाली हो जाती है और बच्चे भी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और शायद कहीं ना कहीं इन्हीं प्रेशर्स की वजह से इस तरह की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। सर, इसको MDCL को सिलेक्शन की फैक्ट्री, आखिर लोग इतना प्यार और ये नाम कहाँ से दिया लोगों ने? क्या लोगों का ऐसा विश्वास पैदा हुआ MDCL में कि लोग इसे एक फैक्ट्री के रूप में मानने लगे? ये तो देखो लोगों का प्यार है, आप सब लोगों का, पेरेंट्स का, बच्चों का। बाकी हम लोग तो मेहनत करते हैं, टीचर्स अच्छे से मेहनत करते हैं, फैकल्टी मेंबर्स बहुत दिन रात जुट करके मेहनत करते हैं, बच्चों से जुड़े रहते हैं। और मन में एक भावना यही रहती है कि हर बच्चे का बेस्ट से बेस्ट कैसे किया जाए। मैं हमेशा, हमारी मीटिंग वगैरह होती है तो मैं स्टाफ मेंबर्स को और कर्मचारियों को सबको यही कहता हूँ कि भाई आप ये सोच लीजिए कि आपका बेटा या बेटी है एक, और उसको आप एजुकेशन कैसी दिलवाना चाह रहे हो कि वो भी किसी और का एक बच्चा है, और उसकी 7 पुश्तें या तो आप बिगाड़ रहे हो या आप बना रहे हो जी। अब वो, मैं कहता हूँ कि हमेशा आपको या तो बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं जी, या बहुत ज़्यादा बद्दुआएं, या तो बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हो या बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो। एजुकेशन में 2 ही है, बीच का रास्ता नहीं है। जी। यदि आप मन से, सच्चे कर्म से काम कर रहे हो तो इससे बड़ा पुण्य का काम दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी की 7 पुश्तें सुधार रहे हो किसी एक बच्चे को सेलेक्ट करवा कर। जी। और यदि आपके मन में कहीं भी ऐसी भावना है, गलत भावना है, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की नहीं है, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की भावना है, तो उससे बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि आपने किसी की 7 पुश्तें बिगाड़ रहे हो। सर, कोटा और सीकर एजुकेशन हब के हिसाब से जाना जाता है। चिड़ावा में हब बनाने के लिए आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और क्या आप बदलाव देखते हैं? क्या अभी बदलाव हुआ है या फिर और कुछ क्या होने की ज़रूरत है? देखिए, बदलाव होते रहते हैं, शुरुआत किसी न किसी को करनी पड़ती है, और ये हमारा सौभाग्य है कि चिड़ावा में हमें ये शुरुआत करने का मौका मिला सबसे पहले। अब आज चिड़ावा के अंदर पिछले 3 साल में हमने स्टार्ट किया, तो चिड़ावा में बहुत सारे लोग और भी प्रयास कर रहे हैं, और आपके बड़े ब्रांड जो है, नेशनल लेवल के ब्रांड्स हैं, उनकी कोचिंग्स भी चिड़ावा में खुली हुई हैं सभी की, और झुंझुनू ज़िले में भी खुली हुई हैं। उसके बावजूद हम लोग जेई के अंदर लगातार 3 साल से फर्स्ट टॉपर लगातार हम देते आ रहे हैं जेई के अंदर, और नीट में भी काफ़ी सारे सिलेक्शन हमने दिए हैं जी। और रही बात समस्याओं के सामना करने की, तो समस्याएं, मैं यूँ कहूँगा कि समस्या कोई चीज़ होती नहीं है, आप वो आपके ऊपर है कि आप उसको समस्या लेते हो या अपॉर्चुनिटी लेते हो। मैं मानता हूँ कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अकेले हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं जीरो से शुरुआत कर करके। जी। तो मैं तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह से लेता हूँ चीज़ों को। शुरुआत जब हुई थी MDCL की, कितने बच्चे थे? MDCL की जब शुरुआत हुई थी तो बच्चे लगभग होंगे, पहली साल जो हमारे पास कोचिंग में बच्चे थे 250 के करीब बच्चे थे लगभग। हाँ। 250 बच्चों के साथ शुरुआत हुई। अभी हाँ। वर्तमान में लगभग होंगे तो हमारे पास 1250-1300 बच्चे हैं कोचिंग के अंदर। बड़े शहरों की कोचिंग में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, MDCL जब शुरू किया गया था MDCL, तो उसमें और अब में आप कितना बदलाव कर पाएँ? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े शहरों में, जैसे अपन सीकर की भी बात करते हैं, कोटा की भी बात करते हैं, यहाँ चिड़ावा जैसे, ना कि मैं झुंझुनू की बात कर रहा हूँ, मैं चिड़ावा की बात कर रहा हूँ। चिड़ावा में आपने जब ये पहल की कि एक अलग से बिल्डिंग बना के एक पूरा वातावरण ऐसा बनाया जाए कोचिंग से रिलेटेड, तो क्या बदलाव आप देखते हैं कि बड़े शहरों जैसी सुविधाएं आप उपलब्ध करवा पा रहे हैं? बिल्कुल करवा पा रहे हैं, बड़े शहरों से जैसी सुविधा बिल्कुल उपलब्ध करवा पा रहे हैं। पूरा AC कैंपस है अपना, डिजिटल बोर्ड्स हैं, अच्छी फैकल्टीज़ हैं, सभी चीज़ें उसी तरीके की हैं, फर्नीचर है, इंफ्रा है, सारी चीज़ें बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश है बच्चों के लिए। और आप विजिट करोगे तो आप देखोगे कि सारी चीज़ें बेस्ट हैं। बड़ा अंतर आपको क्या लगता है उन कोचिंग के अगर तुलना में अगर देखा जाए तो आप किस तरीके से अलग हैं? MDCL किस प्रकार से अलग है उनसे? बड़ा अंतर ये लगता है कि भाई जो कोचिंगें बड़ी हो चुकी हैं, बहुत बड़ी संख्या उनके पास हो चुकी है, अब किसी कोचिंग में 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप भी समझते हो कि 1 लाख बच्चों की पर्सनल केयरिंग तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कितनी भी कोशिश कर ली जाए तो भी नहीं हो सकती। 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो भी नहीं हो सकती। यहाँ हम क्या है कि 1000, 1200, 1500 बच्चे हैं हमारे पास में, तो उन बच्चों की पर्सनल केयरिंग हो जाती है, हैंड होल्डिंग हो जाती है, बच्चों को पर्सनल मतलब डाउट है तो वो पर्सनल बताए जा सकते हैं। जो फैकल्टी टीचिंग करवा रही होती है वही फैकल्टी डाउट बताती है। अब वहाँ उन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है कि पढ़ाएगा तो कोई और, डाउट बताएगा कोई और। अब पढ़ाते वक्त टीचर ने तरीका कुछ और बताया है,
अब जो डाउट बता रहा है उसका तरीका कुछ और है सोल्व करने का, जी तो बच्चा तो पजल हो गया उसके अंदर। जी तो ये चीज़ें हमें प्लस बनाती हैं, और इसी की वजह है कि अभी जो रिजल्ट आया है उसके अंदर 161वीं रैंक जनरल के अंदर EWS कैटेगरी के अंदर आई है। तो 161 रैंक आना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जेई एडवांस जैसे एग्जाम के अंदर, जहाँ 14 लाख बच्चे बैठते हैं और उनमें से 161 की रैंक आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो ये बहुत सम्मान की बात मानता हूँ हमारे चिड़ावा और जुनून के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने जिक्र भी किया है कि व्यक्तिगत ग्रोथ जो बच्चे की आप करवाते हो, उसमें आपकी मॉनिटरिंग क्या है, आपकी उसमें पार्ट क्या है, आप हिस्सा किस प्रकार लेते हैं, और जो और टीचर हैं वो किस प्रकार से उनकी ग्रोथ पे व्यक्तिगत मॉनिटरिंग रखी जाती है? क्या अत्याधुनिक ऐसी चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर रहे हो मॉनिटरिंग के लिए? डाटाबेस भी ऐसा तैयार किया जाता है स्टूडेंट का, जो कि मैंने सुना भी है कि MDCL में हर एक बच्चे का अलग अलग डेटा है, आपको एक क्लिक पे सारा डेटा उपलब्ध होता है। बिल्कुल, पूरा हमारा सॉफ्टवेयर है और उस पर पूरा एनालिसिस आता है बच्चे का कि रिजल्ट किस तरीके से चल रहा है, अप्स और डाउन। पिछले टेस्टों में से रिपोर्ट ग्राफ उसका बनता है कि अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। तो डाउन जा रहा है तो उस बच्चे को पूछा जाता है, बातचीत की जाती है कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह रही है इस तरह का डाउन जाने की। या बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको और मोटिवेट किया जाता है कि बेटा तुम और अच्छा कर सकते हो, आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ सपोर्टिव मटेरियल की ज़रूरत है, या कोई जैसी भी रिक्वायरमेंट बच्चे को होती है। AI का भी हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा एनालिसिस वगैरह के लिए। AI बेस्ड हमारा ऐप है, अभी नया ऐप हमने इस साल बनाया है, तो वो कम्प्लीटली AI बेस्ड होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही सारे रिजल्ट्स, टेस्ट की रिपोर्ट, बच्चे का इंडिविजुअल मतलब किस टॉपिक में बच्चा वीक है। जैसे टेस्ट रिपोर्ट आती है तो पूरे पेपर की तो रिपोर्ट आती है जी, इन पर्टिकुलर किस टॉपिक में बच्चा वीक है जी, इस चीज़ की भी AI से हमारे पास अब रिपोर्ट तैयार होगी इस साल से। कि जैसे फिजिक्स के अंदर कोई चैप्टर विशेष है, उसके अंदर भी जाओगे आप, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, अब उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई क्वेश्चन गलत हो गया उसका, या पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो बताएगा AI कि इसका पोटेंशियोमीटर वीक है जी। तो फिर हम उसको वो पोटेंशियोमीटर बच्चा पढ़ सकता है और उस पर और 5-10 सवाल लगा सकता है, तो उस टॉपिक को मजबूत कर सकता है। तो AI बेस्ड पूरा ऐप हमारा रहेगा इस बार। सर, जब शुरुआत की गई थी MDCL की, मैं स्कूल पे भी आऊँगा और जो आपका लिटिल चैम्प चलता है उस पर भी आऊँगा, बच्चों वाली जो स्कूल चलती है उस पर भी आऊँगा। पहले मैं MDCL की बात करता हूँ। MDCL की जब स्थापना की गई थी तो क्या आपको ऐसा, क्योंकि जिस शहर में आप शुरुआत कर रहे हो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव पॉइंट भी कहीं ना कहीं दिखाई दिए होंगे, लोगों का क्या रुझान था उस समय? क्या आपको मतलब कहा गया था कि भी MDCL की आप जब शुरुआत कर रहे थे ऐसी कोई नेगेटिव बात आप थी कि लोग ऐसा सोचते थे या कुछ बोलते थे? नहीं, शुरुआत नेगेटिव तो कुछ नहीं, लोगों के मन में ये रहता है कि भाई इस छोटे से शहर के अंदर जेई एडवांस जैसे एग्जाम की बातें कर रहे हैं और डॉक्टर्स बनाने की बात कर रहे हैं, नीट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात रहती है। जब लोगों को जानकारी, जिनको जानकारी थी उनको ट्रस्ट भी था, किसी को जानकारी कम होती है तो वो ये सोचते हैं कि भाई क्या पता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज समय के साथ ये चीज़ें 3 ही साल में हमने स्थापित कर दी है कि बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स MDCL से बन चुके हैं और आगे बनने वाले हैं। जेई एडवांस जो 2026 का रिजल्ट आया उसमें ऋषभ स्वामी है, उनका पिता हैं वो अस्वस्थ चलते हैं, उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि MDCL गरीब बच्चों के लिए क्या ऐसे प्रयास कर रहा है कि उनको शिक्षा से जोड़ा जाए? आप प्रयास ये देख लीजिए, आपने ऋषभ का ही नाम लिया है, तो ऋषभ जो बच्चा है उसके घर पे आज भी पक्का मकान नहीं है। अच्छा। आज के दिन भी पक्का मकान नहीं है, और वो बच्चा उस झोंपड़ी से निकल करके और जेई एडवांस को क्रैक करके आज IIT में जा रहा है, और हो सकता है आने वाले टाइम में वो करोड़ों में कमाएगा। तो इस तरह की सपोर्टिंग, अब निश्चित रूप से जिस बच्चे घर पे पक्का मकान भी नहीं है तो उसके हमने पूरी तरह से फीस में भी सपोर्ट किया है, हॉस्टल में रख करके पढ़ाया है उस बच्चे को 2 साल 10th पास करके। हिंदी मीडियम से पास करके आया था, हमारी कोचिंग हिंदी मीडियम में नहीं चलती, इंग्लिश मीडियम में चलती है, तो हिंदी मीडियम से पास करके आया था। तो उस बच्चे ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया और हमने भी उसको बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और दोनों ने मिलकर के ये जर्नी तय की, और वो आज एक अच्छी रैंक के साथ IIT में जा रहा है। सर, जो चयन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि MDCL में अभी 23 बच्चे चयनित हुए हैं, चयन की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सुधार होना चाहिए? क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में भी आपको पता है कि जिस प्रकार से 2026 का नीट का पेपर भी लीक आउट हुआ है, क्या आपको बदलाव होना चाहिए? क्या सजेशन है आपके कि ऐसा बदलाव हो
की पारदर्शिता रहे? नहीं, प्रक्रिया में मैं बताऊं आपको कि जेई का जो एग्ज़ाम है, जेई का एग्ज़ाम तो सही चल रहा है, उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं जेई एडवांस के मेंस के एग्ज़ाम के अंदर। रही बात नीट की, नीट में ज़रूर लोगों को दुख दिया है नीट के एग्ज़ाम ने। वो 2024 में भी कहीं ना कहीं पेपर लीक था, 25 में भी जैसे भीमाल परिवार की बातें आ रही हैं, उन्होंने सिलेक्शन करवाए हैं तो वो लीक ही था कहीं ना कहीं, और 26 में तो पूरा रीनीट हो ही रहा है पूरा। तो जो बच्चा तैयारी करता है लगातार 2 साल 3 साल तक एक चेयर पे बैठे रह करके, हम जानते हैं वो दर्द बच्चे का, कि बच्चा किस तरह से तैयारी करता है। एक कमरे के अंदर एक कॉर्नर में उसकी टेबल लगी हुई है, वहाँ वो सुबह नहा धो करके बैठता है और रात वहीं कर देता है बैठा बैठा, खाना पीना नहाने के अलावा। तो एक चेयर पे बैठा रहना आप, और हमको ये कह दिया जाए कि एक चेयर पे बैठे रहो आप 24 घंटे में 16 घंटे, तो हमारा बैठना मुश्किल हो जाएगा। और बच्चा उस एक सिंगल टेबल पे बैठ करके लगातार पढ़ाई कर रहा है और 2 साल से उसी रूटीन को जी रहा है। और वो सॉरी, जब वो फाइनल सिलेक्शन लेता है और वो एग्ज़ाम हो गया नीट का, और घर आके कहता है कि भाई मैं डॉक्टर बन गया, 650 प्लस मार्क्स आ गए, 670 मार्क्स आ गए। अभी अपनी बच्ची की 691 मार्क्स थे, टॉपर के बन रहे थे। तो वो बच्चा फाइनली ये चीज़ लेकर के सोता है कि भाई मैं डॉक्टर बन गया हूँ, और फिर उसको उठता है जागता है तो पता चलता है कि रीनीट होने वाला है, वापस एस्पिरेंट बन गया वो बच्चा। तो ये एक बड़ी शॉकिंग रहती है। और वापस से उठ करके तैयारी करना उस बच्चे के लिए, जो बच्चा है या उस बच्चे के पेरेंट्स उस फीलिंग को समझ सकते हैं कि कितनी दुख भरी चीज़ होती है। तो ये तो गलत है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और अभी तो शायद गवर्नमेंट ने संज्ञान लेकर के कह भी दिया है कि भाई इसको जेई की तर्ज पे ही करवाया जाएगा, ऑनलाइन मोड में ही करवाया जाएगा। क्या ये सुधार, ये जो सरकार ने ये बोला है, क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य जिससे जो नीट को लेकर जो चल रही है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है? बिल्कुल, इसमें सुधार तो निश्चित रूप से मिलेगा ही, ये तो लग ही रहा है ये चीज़ें तो, कि क्योंकि ये जो पीछे दिक्कतें हुई हैं तो ये नहीं होंगी यदि स्वच्छ मन से इस चीज़ें की जाती हैं तो। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप बच्चों से मिलते हैं, जब पेपर लीक होता है और चयन होता है तब भी आप बच्चों की चेहरों पे खुशियाँ देखते हैं, जब चयन नहीं होता है वो भी देखते हैं, और पेपर लीक होने के बाद भी उनसे आप मिलते हैं। पूरा जो जर्नी रहती है एक विद्यार्थी की पेपर लीक के टाइम, उनका क्या माइंड सेट रहता है, और जब सफलता प्राप्त करते हैं तब उनका क्या माइंड सेट रहता है, और उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो असफल रह जाते हैं या पेपर लीक के कारण इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, उनको क्या कहेंगे? देखो, पेपर में ऑब्वियसली सेलेक्ट होता है बच्चा, तो घर परिवार की उम्मीदें होती हैं, बच्चे की भी उम्मीदें होती हैं, और उसकी मेहनत सफल होती है तो बड़ी खुशी होती है बच्चे को। लेकिन जब वो कैंसिल हो जाता है तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो मिलता ही है, पेरेंट्स को भी डिसअपॉइंटमेंट मिलता है वापस से। अब कई बच्चों ने तो अपना स्टडी मटेरियल ही बेच दिया था कि मैं तो सेलेक्ट हूँ, 690 मार्क्स है मेरे, तो मैं तो स्टडी मटेरियल बेच दिया। उसके बाद 7 दिन बाद पता चलता है कि नीट तो कैंसिल हो गया है, वापस देना है। वो बच्चा बताओ कितना दुखी हो गया। और मेहनत का सारी चीज़ें बहुत साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा बैड इफेक्ट पड़ता है। हम कहते हैं कि एक बच्चे को धमकाना भी नहीं चाहिए, ये हम बोलते हैं, और तो ये तो धमकाना तो छोड़ो, अब ये तो कई धमकियों से भी बड़ी धमकी होगी उस बच्चे के लिए कि जिसने तैयारी की थी, तो उससे भी ज़्यादा डिप्रेशन में वो बच्चा चला जाता है, और कुछ सुसाइड के मामले भी सामने आए हैं। तो ये तो गलती है सारे तरीके से। एमडीसीएल की स्थापना किए के लगभग 3 साल हो चुके हैं। अगले 5 साल को एमडीसीएल को आप कहाँ देखते हैं? आपका क्या सपना है कि एमडीसीएल किस मुकाम पर हो अगले 5 साल में? मुकाम देखो, हम कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी आदमी नहीं है इस चीज़ के लिए। मुकाम एक ही है हमारा कि जो बच्चा एमडीसीएल में एडमिशन लेता है उसके लिए बेस्ट से बेस्ट करें, और उसको जेई और नीट में सेलेक्ट करवा करके इंजीनियरिंग और मेडिकल के मुकाम तक, एमबीबीएस के मुकाम तक हम पहुंचा पाएँ। यही हमारी तमन्ना रहती है कि हर गरीब का बच्चा, हर अपने क्षेत्र का बच्चा, चिड़ाव क्षेत्र का, झुंझुनू जिले का बच्चा यहाँ से सेलेक्ट होकर के निकले। और बच्चा जो सेलेक्ट होकर के निकलता है उस समय जो खुशी होती है एक टीचर के लिए, उससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो ही नहीं सकती, उससे बड़ा कोई मुकाम नहीं हो सकता। तो हमारा तो मुकाम ये है कि पढ़ने वाले बच्चों में सिलेक्शन रेशियो सबसे ज़्यादा हो। जैसे अभी 80-85 बच्चे लगभग हमारे बैठे थे एग्जाम के अंदर, उसमें से 23 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए जेई एडवांस में, जो कि बहुत बड़ा एग्जाम है। दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में देखोगे तो सेकेंड टफेस्ट एग्जाम है, और इंडिया का सबसे टफ एग्जाम है। उस एग्जाम में 23 बच्चों का सिलेक्शन करवाना, इतने में ये सिलेक्शन रेशियो आपको कोटा, सीकर की किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में भी नहीं मिलने वाला है। एमडीसीएल के अलावा एमडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा एमडी स्कूल रन हो रहा है और बच्चों के लिए हो रहा है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि उनका रिजल्ट क्या रहता है और क्या
किस देखो प्रकार से? एमडी स्कूल जो है हमारा, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि लगातार फर्स्ट मेरिट हमने, स्टेट मेरिट फर्स्ट, स्टेट मेरिट सेकंड, स्टेट मेरिट थर्ड, ये सब हम दे चुके हैं। साइंस के अंदर शेखावाटी टॉपर, झुंझुनू जिला टॉपर तो कई बार ही दिए हैं, लेकिन ये सब रैंक्स हम दे चुके हैं और लगातार देते जा रहे हैं। और रही बात जो छोटे बच्चों की स्कूल है, एमडी लिटिल फ्लावर के नाम से चलती है, हम उसमें पूरा आईसीएसई सिलेबस बेस्ड पैटर्न चलाते हैं, इंटरनेशनल करिकुलम है, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और अभिभावकों को बहुत बड़ा विश्वास है। और इतना बड़ा विश्वास है, मैं आपको बताऊं कि हर साल हमारी सीट फुल हो जाती है और हमें एडमिशन्स के लिए मना करना पड़ता है उस एड तक की स्कूल के अंदर, एमडी लिटिल फ्लावर के अंदर। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी, और हम एक बात और बता दूं, हम उस एमडी लिटिल फ्लावर का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, कहीं भी कोई अखबार में नहीं निकलवाते हैं, कोई चीज़ें नहीं करते। उसके बावजूद माउथ पब्लिसिटी से पेरेंट्स जो माउथ पब्लिसिटी करते हैं, उसी से इतने एडमिशन्स भरते हैं कि हमें मना करना पड़ता है हर साल कि अब हमारे पास सीट नहीं है। झुंझुनू और चिड़ावा और शेखावाटी, इनके लिए, इनके विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा ये संदेश है कि शेखावाटी जो है ना अपना, मेरा ये मानना है कि सबसे टैलेंटेड एरिया है पूरे राजस्थान के अंदर जी, और ये प्रूव हुआ है। और शेखावाटी में भी झुंझुनू जिला जो है वो सबसे टैलेंटेड है जी, अब पूछो क्यों? जी, वो इसलिए है कि अभी पीछे रीट का एग्जाम हुआ था जी, और उसमें 50% से ज़्यादा सीटें अकेले झुंझुनू वालों ने ले ली। जी, पूरे राजस्थान में आप घूमे आओ, जी, आपको हर गवर्नमेंट स्कूल में झुंझुनू जिले का टीचर मिलेगा। जी, पूरे राजस्थान में घूमे हो, नर्सिंग स्टाफ में कहीं आपको हर जगह नर्सिंग स्टाफ झुंझुनू की लड़कियां मिलेगी। जी, तो भाई टैलेंट है तभी तो हैं सारे झुंझुनू वाले सब जगह। जी, तो वो टैलेंटेड बच्चे हमारे झुंझुनू जिले में हैं जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी कोचिंग भी झुंझुनू जिले में चल रही है। जी, तो बेस्ट है कि हमें मिल रहा है और हम लोग मेहनत करेंगे तो हमारे लिए नहीं, झुंझुनू जिले में जितनी भी कोचिंग खुल रही हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और झुंझुनू जिले के लिए लिंकअप भी बहुत बढ़िया है, इधर से पूरा हरियाणा टच में है झुंझुनू जिले के। इधर कोपर, खेतरी, पिलानी एजुकेशन हब माना जाता है, यहाँ से 10 किलोमीटर है अपने चिड़ावा से, है ना। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, चिड़ावा पर्टिकुलर से 6 तरफ से रोड निकल रही है चिड़ावा में आने के लिए, तो बहुत अच्छा यहाँ है। रेलवे का संसाधन भी यहाँ पे है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ के बच्चों के लिए है और यहाँ कोचिंग खोलने वालों के लिए है। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ चिड़ावा के अंदर मैक्सिमम कोचिंग्स खुलें और चिड़ावा का विकास उसी तरह से हो और आने वाले दिनों में चिड़ावा भी शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाए। जिस प्रकार से यहाँ से छात्र पलायन भी कर रहे हैं, उस पे भी आपका काफ़ी फोकस रहता है। मैंने कई बार आपसे ऑफ कैमरा भी बात की है इस समय इस विषय को लेकर, तो उसमें आपका हमेशा फोकस ये रहा है कि यहाँ बच्चे यहाँ से पलायन नहीं करें। उसके लिए आपने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। क्या आपको लगता है कि आपके प्रयास काफ़ी हैं या फिर उसमें भी कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है या बदलाव हुआ है? नहीं, प्रयास हम लोग कर रहे हैं, किए हैं, उसका रिजल्ट भी मिला है। अब बच्चे यहाँ रुक रहे हैं आराम से। और मैं तो कह रहा हूँ कोटा और सीकर में जो बच्चे असफल हो जाते हैं वो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। जो जेई में, नीट में जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए तो वापस अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और हर साल ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। जी, तो इससे ये पता चलता है कि बच्चे यहाँ रुक भी रहे हैं और जो बाहर चले गए तो उन बच्चों का ट्रस्ट वापस लौट करके आ रहा है कि नहीं, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, छिड़ाव में ही एमडीसीएल चल रही है या और भी कोई कोचिंग में जा रहे होंगे, तो उन लोगों का ये विश्वास वापस लौट करके आ रहा है। और अच्छा करने की उम्मीद तो हमेशा ही रहती है, गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है, तो बेस्ट तो किया ही जा सकता है, उसकी गुंजाइश हमेशा ही रहती है। मेरा सवाल ये है क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं टीचर लोग भी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कहीं ना कहीं एक बयान के बाद बटी हुई नज़र आ रही है। अंजना ओम कश्यप कहती है कि 2 कौड़ी टीचर को। तो क्या इस ऐसे बयानों को लेकर आपकी क्या राय है? देखो, मेरी इस बयान को लेकर के है ना न्यूट्रल राय है। बयान को लेकर न्यूट्रल राय ये है कि कुछ हद तक अंजना ओम कश्यप भी ठीक हैं और काफ़ी हद तक गलत भी हैं। ठीक इस एवज में है कि वो रियल में कुछ कोचिंग्स पे डबल मीनिंग की बातें कर करके, बहला करके, जोक सुना करके और बच्चों को खुश किया जाता है, रियल कंटेंट नहीं दिया जाता जी। और उन लोगों का आप देखोगे जेईई एडवांस जैसे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं मिलता, वो साफ मिलता है जी। तो वहां तक की बात है, अंजना ओम कश्यप बिल्कुल सही है जी। लेकिन जहां इस मुद्दे को लेकर के गरमाया गया है वहां ये है कि बहुत अच्छा टीचर पढ़ा रहे हैं और वो जैसे नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया, नीट पे आपत्तियां उठा रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं,
तो मैं उन टीचर्स को गलत नहीं मानता, वो बहुत सही कर रहे हैं। और वहाँ अंजना ओम कश्यप पूरी तरह से गलत हो जाती है। और टीचर्स के लिए असभ्य भाषा बोलना, 2 कौड़ी का बोलना, 1 कौड़ी का बोलना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। टीचर्स समाज का आईना होते हैं, दर्पण होते हैं। बच्चों के पूरा विकास टीचर्स के थ्रू ही जाता है। अंजना ओम कश्यप भी टीचरों से होकर के गुजरी हैं और कश्यप बनी है, तो वो सारी चीज़ें मैं मानता हूँ। तो मेरा ये है कि जो लोग वास्तव में ऐसा गलत कर रहे हैं, कुछ लोग करते हैं कि वो पढ़ाते कम हैं और मजाक ज़्यादा करते हैं, लेकिन उस लपेटे में लेकर के, और जो लोग एनटी का विरोध कर रहे हैं या जो इस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं उनको गाली देना, ये भी गलत है। तो वो जो लाइन है, वो लाइन उन्होंने कहीं ना कहीं नहीं खींची अंजना ने। ये साफ तौर पे सभी को, उन्होंने ऑनलाइन को सभी को उन्होंने इंक्लूड कर लिया। तो कहीं ना कहीं इसी कारण जो आदमी काम कर रहा है, सभी को इंक्लूड बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हाँ। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि व्यूअरशिप से अच्छा टीचर डिसाइड नहीं होता है। जिसका व्यूअरशिप ज्यादा होती है उससे डिसाइड नहीं हो सकता कि वो बेस्ट टीचर है। जिसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं, मिलियंस में आ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इवन जेईई एडवांस जैसे एग्जाम के लिए तो जितना अच्छा टीचर होगा उसके व्यूज उतने कम आएंगे जी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन क्लास में वो कंटेंट ही नहीं दे पाते जेईई एडवांस का। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि जेईई एडवांस के लिए लेवल पे पढ़ाना पड़ेगा, और जो ही आप लेवल पे पढ़ाओगे तो उनके कस्टमर कौन है? 14 लाख बच्चे हैं जी। और आप 18,000 के सिलेक्शन वाला कंटेंट जो ही पढ़ाने लगोगे तो 14 लाख बच्चे वहां से गायब हो जाएंगे जी। आपके पास 50,000 ही बचेंगे जी। तो आपको तो सबको जोड़े रखना है, सबसे फीस कलेक्ट करनी है जी। तो इसलिए वो आप लेवल पे लेके नहीं जाओगे। इसलिए वो ऑनलाइन एग्जाम का ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही है कि ऑनलाइन में आपको उस लेवल की तैयारी करवाई ही नहीं जाएगी, क्योंकि जो ही करवाएंगे तो जो सामान्य बच्चा वो भाग जाएगा छोड़ करके, उसको समझ में नहीं आएगी लेवल की चीज़ें। वो जो ही भाग जाएगा तो उनको तो रुकना है उनके लिए, तो वो वहीं रुके रहते हैं। सर, आपने जब ये एमडी स्कूल की एमडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की जब आपने स्थापना की थी, तब आप प्राइवेट स्कूल में इससे पहले प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाते थे, फिर आपने एक किराए की बिल्डिंग में स्कूल को रन किया, फिर खुद की बिल्डिंग। तो ये जो आपका जो सफ़र रहा है, उस सफ़र को आप संक्षिप्त रूप में अगर आप बताना चाहें तो कितना संघर्ष आप देखते हैं? और बहुत कम लोग हैं जो सुनील डांगी सर बन पाते हैं, तो सुनील डांगी सर बनने के लिए या फिर खुद की पहचान इस तरीके की बनाने के लिए आपके अगर 2 सुझाव हो अगर, तो क्या सुझाव होंगे वो? देखिए, मैंने 2003 से पढ़ाना स्टार्ट किया था और पहले मैं स्कूलिंग में पढ़ाया, वहाँ खूब अच्छे मेरिट वेरिट दे दी, तो मन में एक टीच थी यार IIT को भी पढ़ाएं अपन, जेईई में भी, इसमें क्या है ऐसा। तो उस चीज़ के लिए मैं कोटा चला गया था, विज्ञान नगर के अंदर DP सिंह इंडिविजुअल चलाते हैं, तो वहाँ चला गया था। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, उनके साथ काम किया मैंने साल भर। फिर मैंने प्राइवेट कोचिंग में 2 साल पढ़ाया। उसके बाद मैं चिड़ावा आ गया था और चिड़ावा मैंने 1 साल किसी इंस्टीट्यूट में काम किया। फिर उसके बाद 1 साल घर पे रहा। उसके बाद मैंने अपना इंस्टीट्यूट डाला 2015 में MD के नाम से। फिर वो लगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा गैप है एजुकेशन में, और उसके बाद की जर्नी है ही। अब रही बात कि कैसे अच्छा किया जा सकता है, तो देखो हम भी उस जर्नी के हिस्सा ही हैं, अच्छा करने की कोशिश ही कर रहे हैं लगातार। जो आदमी के मन में ये रियल में दर्द होगा ना कि बच्चे के लिए अच्छा करना है, और वो जो मैंने शुरू में आपको बताया कि किसी की 7 पीढ़ी या तो आप बना रहे हो या बिगाड़ रहे हो, या तो आप बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हो या बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तो आप इसमें से एक चीज़ को चुन लीजिए। आपको पुण्य की तरफ जाना है, किसी की पीढ़ियाँ बनानी है, तो आप अपने आप ही मेहनत करोगे। आज भी मैं पढ़ाने के लिए रोज़ाना 3 से 5 घंटे टीचिंग करवाने के लिए 3 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करता हूँ। शायद मेरे बच्चे जो स्टूडेंट है वो 5 घंटे फिजिक्स को नहीं दे पाते होंगे, मैं देता हूँ लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए। एक अच्छे टीचर को हमेशा पढ़ते रहना पड़ता है और आगे बढ़ते रहना पड़ता है। हेल्दी कंपटीशन है चिड़ावा में, या फिर वो जो टांग खिंचाई वाला चल रहा है? नहीं, कंपटीशन मैं हेल्दी कहूँगा। टांग खिंचाई तो छोटी मोटी बातें तो सब जगह चलती रहती हैं, लेकिन अच्छा है। और यही है कि कंपटीशन हेल्दी रहे। कंपटीशन जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया है, लेकिन हेल्दी रहे, पॉजिटिव रहे, वैल्यूज़ के साथ में रहे। अभी एक सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है वो ये बोल रहा है कि जेईई एडवांस की या फिर कोई एक सिलेक्शन की बात चल रही थी जिसमें कुल पोस्ट 18,000 19,000 कुछ थी, जिसमें ये बताया गया कि खान सर की तरफ से तो 12,000 सिलेक्शन बताए गए और एक और सिलेक्शन के 10,000 कुछ बताया गया था। नहीं, वो खान सर का वो शायद मेरे हिसाब से कोई बिहार के एग्जाम की है। हाँ, वो उस एग्जाम की बात है। मैं इससे रिलेटेड सवाल आपसे ये पूछना चाहता था कि यहाँ हम चिड़ावा में देखते हैं तो हर चौराहे पे, हर होर्डिंग पे आपको बच्चे दिखेंगे, आपको मास्क
कहीं मार्कशीट के अगर चेक करोगे या फिर उसकी रियलिटी आप चेक करोगे तो कुछ अलग नज़र आता है। तो क्या झूठ भी परोसा जा रहा है शिक्षा के नाम पे? झूठ तो देखो परोसा ही जाता है, तभी तो समस्याएं हैं, तभी तो कंट्रोवर्सीज बनती हैं। और हमने पीछे आपने देखा विरोध भी किया था जो झूठ परोसते हैं। अब कोई बच्चा कोटा पढ़ रहा है, सीकर पढ़ रहा है, उसका डमी एडमिशन यहाँ चल रहा है चिड़ावा में किसी स्कूल में, और वो बच्चा सेलेक्ट हो गया और वो स्कूल उसको दिखा रही है, तो वो गलत है पूरी तरह से। अब उस झूठ के बहकावे में आकर के कोई बच्चा अपनी उम्मीदें लेकर के, अपने सपने लेकर के, जो जेईई और नीट के सपने देख रहा है, उस सपनों को देख के उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेता है और उसको 2 महीने बाद पता चलता है कि यहाँ तो सिर्फ बोर्ड की तैयारी करवाई जा रही है। तो वो कितना ठगा हुआ महसूस करता होगा अपने आप को, और उस बच्चे के फ्यूचर के साथ कितना बड़ा अन्याय होता होगा। तो वो चीज़ बहुत गलत है। इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, झूठे रिजल्ट्स नहीं दिखाने चाहिए। MDCL का एक भी रिजल्ट आप झूठ साबित नहीं कर पाओगे किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से। हम जो हमारे रिजल्ट है वही दिखाते हैं, और हमारे रिजल्ट भी जो बच्चा 11th में हमारे यहाँ तैयारी कर ली, 12th में कर ली, और हमारे यहाँ मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, और मान लो वाईडे में कोई स्टूडेंट सीकर या कोटा चला भी गया, तो हमने उस स्टूडेंट का कभी रिजल्ट नहीं दिखाया हमारा बना करके। तो कहीं ना कहीं ये जो होर्डिंग वाली जो ये चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कहीं ना, ये अभिभावक हैं या बच्चे हैं या फिर आम लोग भी है, वो कहीं ना कहीं दुष्प्रचार जब उनके सामने आता है दुष्प्रचार, तो कहीं ना कहीं उनका जो भाव है वो कहीं शिक्षा संस्थान से उठता है। क्योंकि चिड़ावा में जिस तरीके के प्रयास आप लोग कर रहे हो कि इसको हब बनाया जाए, तो उसमें सहयोग या आहुति तो सब लोगों की लगेगी। बिल्कुल लगेगी, और सब लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे तभी काम बनेगा। झूठे रिजल्ट दिखाने से काम नहीं चलेगा। वो अपने कहावत है ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, वो जल जाएगी साहब। 1 साल चढ़ जाएगी, 2 साल चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी बार। आपका विरोध क्यों होता है इतना? मेरा विरोध क्यों होता है? मेरा विरोध कहाँ होता है? कौन करता है मेरा विरोध? जैसे आपने जो भी मुद्दे उठाते हो आप, हाँ, उन मुद्दों को लेकर वो आप तो बेबाकी से सोशल मीडिया पे बातें रखते हो। हाँ, कहीं ना कहीं आप अभिभावकों को विरोध इसीलिए होता है कि मैं सच्चाई की बात करता हूँ। यदि आप जिसको विरोध कह रहे हो तो वो इसीलिए है कि मैं सच्चाई की बात करता हूँ। तो सच बोलना कहीं ना कहीं आज के समय में गलत है। बिल्कुल गलत है। सच बोलने के लिए ताकत भी चाहिए, साहस भी चाहिए, और खुद के अंदर ईमानदारी भी चाहिए, तभी आप सच बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं बोल सकते। और उस चीज़ का फिर विरोध भी होगा। और हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास भाई ज़्यादा संख्या है, प्रायोरिटी पे हम लोग चल रहे हैं, टॉप पे चल रहे हैं, तो भाई हमारा विरोध करेंगे तो ही तो कहीं ना कहीं बराबरी में ठहरने की कोशिश होगी। भाई हम भी ऐसा कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, गलत मत करो भाई, गलत का विरोध है, और हम गलत करते हैं तो हमारा विरोध करो ना, क्या दिक्कत है? हमने कोई झूठा रिजल्ट दिखाया है, कोई गलत बात करो तो हमारा भी करो, स्वागत है उस चीज़ का, हम सुधार करेंगे। लेकिन मिलेगा नहीं आपको ऐसा कोई चीज़। कहीं ना कहीं वो लोग व्यक्तिगत एजेंडा बनाने की कोशिश करते हैं। बनाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे मोटिवेशन ही मिलता है हमें तो अच्छा और अच्छा करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो तो ऐसा कोई करता है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसा कोई करता है तो वो तो हमारी मार्केटिंग ही कर रहा है, उसमें दिक्कत क्या है? तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया है, बुलाया स्टूडियो के अंदर, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो इसके लिए भी आप जो काम कर रहे हो उसके लिए भी एक बड़े साहस की ज़रूरत होती है। तो बड़े साहस के साथ आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो आपके सभी व्यूअर्स को और जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।